नमस्कार, गुड मॉर्निंग। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। शुरू हो चुका है फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। हम दोनों आपके लिए फिर से हाजिर हैं, देश और दुनिया की हर वो खबर आप तक पहुंचाने के लिए जो आपको जानना जरूरी है। तो अगले 1 घंटे के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि इस 1 घंटे का बुलेटिन आपने हमारा देख लिया तो आपको अखबार पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और उसके बाद आप आराम से ऑफिस जाएं, अपने काम निपटाएं। लेकिन सबसे पहले देखें फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। होली का इतना इंतजार था और होली का त्योहार बीत चुका है। दीपिका, होली के बाद अब जब अगला त्योहार है ना, उसमें बहुत लंबा डिस्टेंस है यार, बहुत वेट करना पड़ता है। अब यानी कि अब अगले जो कुछ महीने हैं, गर्मियों के मौसम, इसके अलावा ऑफिस, घर, डेली रूटीन का काम स्टार्ट। यानी कि रफ्तार होने वाला है जिंदगी में, लेकिन यही जो रफ्तार है वो परेशानी बन जाती है। जो रफ्तार होती है उसी वजह से कई बार हादसे होते हैं। राजस्थान की सीकर में जो हुआ वो हादसे की वजह से, रफ्तार की वजह से ही तो ये हादसा हुआ। 10 लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। पूरी खबर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। राजस्थान के सीकर में भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार से दौड़ रही प्राइवेट बस और बोलेरो गाड़ी के बीच आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसा रिंगस से खाटू श्याम जी रोड पर हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद चारों तरफ अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। बोलेरो में सवार 8 लोग इस हादसे में घायल हो गए, जबकि बस के ड्राइवर और क्लीनर भी घायल हो गए। हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर रिंगस थाने की पुलिस पहुंची और एम्बुलेंस को बुलाया गया। काफी देर बाद एम्बुलेंस पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा गया। इस हादसे में 6 लोगों की हालत बेहद गंभीर है। बताया जा रहा है कि बोलेरो तेज रफ्तार से दौड़ रही थी और ड्राइवर वक्त पर ब्रेक नहीं लगा पाया। पुलिस अब इस मामले में बस ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारी कर रही है। कुछ घायलों को जयपुर रेफर भी किया जा रहा है। तो होली का त्योहार तो जा चुका है और ये जो गर्मी का मौसम है श्वेता, इतनी जबरदस्त हो रही है। आप और मैं भी कल डिस्कस कर रहे थे कि दोपहर के वक्त ऐसी गर्मी होती है, इतनी तेज धूप अभी से हम महसूस कर पा रहे हैं। यानी आगे तो गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी और गर्मियों के शुरू होते ही आग लगने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। गोवा के जंगलों में तो आग लगी हुई है। गाजियाबाद में भी एक बंद पड़ी फैक्ट्री अचानक धधकने लगी। देखिए खबर। गाजियाबाद के साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग लग गई। आग लगने की घटना इंडस्ट्रियल एरिया साइट 4 इलाके में हुई। करीब 21 साल से बंद पड़ी बीपीएल की फैक्ट्री में आग लगी और देखते ही देखते लपटें विकराल हो गई। फैक्ट्री में पड़े कुछ वायर और बाकी कबाड़ की वजह से आग तेजी से फैल गई। आग की लपटें देख आसपास की फैक्ट्रियों में भी हड़कंप मच गया। आनन फानन में दमकल को आग लगने की सूचना दी गई। कुछ ही देर में दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने की कोशिशें शुरू कर दी। आग लगी हुई जगह तक पहुंचने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए जेसीबी की मदद से पहले दीवार को कई जगह से तोड़ा गया ताकि आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सके। तत्काल एफएसओ घटनास्थल के लिए रवाना हुए और 2 गाड़ी हमारी साहिवाबाद से, एक गाड़ी वैशाली से, एक गाड़ी कोतवाली से फायर स्टेशन से घटनास्थल पर पहुंची। घटनास्थल पर जाकर देखा गया कि प्रॉपर हम लोग को अप्रोच नहीं मिल रहा था फायर फाइटिंग के लिए, तो एफएसओ द्वारा तत्काल जेसीबी की सहायता से दीवार तोड़वाकर फायर फाइटिंग चालू करवाई गई। आग को पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लिया गया है। कूलिंग की प्रक्रिया जारी है। इसमें कोई घायल नहीं है, कोई हताहत नहीं है। करीब 3 घंटे तक जूझने के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। बंद पड़ी फैक्ट्री में कोई मौजूद नहीं था। फिर आग कैसे लगी, इसकी जांच की जा रही है। तो गनीमत रही कि गाजियाबाद की इस फैक्ट्री में जो आग लगी उसे चंद घंटों में ही काबू पा लिया गया, लेकिन ये आग किसने लगाई, क्यों लगाई, ये वजह अभी पता नहीं चल पाई है। बिल्कुल। और जयपुर की बात करें तो शहीदों की जो विधवाएं हैं उनका प्रदर्शन लगातार जारी है। तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है इन महिलाओं की, क्योंकि लगातार वो धरने पर बैठी हुई हैं दिन और रात। लेकिन सरकार की अगर बात करें तो वो अभी तक उनकी मांग मानने को तैयार नहीं है। अभी फिलहाल इस पूरे मामले में क्या अपडेट है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जयपुर में सचिन पायलट के घर के बाहर पुलवामा शहीद वीरांगनाओं का 11 दिन से धरना जारी है। गुरुवार दोपहर बाद 3 बजे वीरांगनाएं बारिश की परवाह किए बगैर सीएम आवास की ओर कूच कर गई। यहां बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस कर्मियों ने वीरांगनाओं को रोकने की पूरी कोशिश की। हालात बिगड़ता देख बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने वीरांगनाओं को लेकर शांति बनाने की कोशिश की। वहीं 4 मार्च से अनशन पर बैठी एक वीरांगना की हालत लगातार बिगड़ रही है।
किरोड़ी लाल मीणा का आरोप है कि सीएम गहलोत इन शहीद परिवारों को सम्मान देने की जगह बेकार की बयानबाजी करने में लगे हुए हैं। कि आप तातू मुंह में देकर हाथ जोड़कर जमीन पर लेटकर मुख्यमंत्री जी को प्रार्थना कर दो, उनमें दया का थोड़ा भी भाव होगा तो आपसे मिलेंगे, आपकी बात सुनेंगे। पुलवामा के शहीद इन वीरांगनाओं की मांग है कि उनके रिश्तेदारों को सरकारी नौकरी दी जाए, जबकि गहलोत सरकार का कहना है कि अगर रिश्तेदारों को नौकरी दे दी गई तो शहीद के बच्चे बालिग होंगे तो उनका क्या होगा। तो बजाय इसके कि गहलोत सरकार उन महिलाओं की मदद करे जो उनसे वादे किए थे उसे पूरे करे, उल्टा बीजेपी पर आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो शहीद की विधवाएं हैं उन्हें बीजेपी के कुछ नेता भड़काने का काम कर रहे हैं। लेकिन उन महिलाओं का क्या जो इस चौखट कभी उस चौखट धरना दे रही हैं? और आखिर सरकार ये क्यों नहीं समझती कि जिम्मेदारी उनकी है और अपनी जवाबदेही नहीं निभाने की वजह से आप विपक्ष पर सवाल उठाए, ये तो वाकई बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। इधर रोहतक में एक ठेकेदार के चौखट पर कुछ बदमाश आ धमके, उसके बाद उन्होंने फायरिंग की हवाई, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत मच गई। ये खबर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। सीसीटीवी की फुटेज में साफ दिख रहा है कि 4 एसयूवी हॉर्न बजाती हुई गली में जा रही है और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। तस्वीरें हरियाणा के रोहतक की हैं। यहाँ होली की रात करीब 25 हमलावरों ने ठेकेदार आशीष के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें आरोपी फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। मौके से पुलिस को 25 के करीब खाली कारतूस मिले हैं। आशीष की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 2 अन्य व्यक्ति जो कि मुख्यतः परवीन और राहुल है, उन्होंने आशीष को अजहुडे से मिलने के लिए मना किया, जिसके कारण जो प्रथम सूचना के जो शिकायतकर्ता उसने बताया कि दोनों ने आके उनके घर पे फायरिंग की और उनसे जान से मारने की धमकी दी, जो कि प्रथम सूचना के तथ्यों के अनुसार हमने आर्म्स एक्ट की और 307 और जान से मारने की धमकी के विषय में हमने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस आरोपियों की शिनाख्त कर उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश में जुटी हुई है। तो रोहतक में साफ नहीं हो पाया कि बदमाश सिर्फ डराने आए थे या फिर वाकई ठेकेदार की हत्या करने आए थे, लेकिन जो भी हो हवाई फायरिंग की वजह से इलाके में लोगों में दहशत का माहौल है। तो इसके अलावा बाकी राज्य में क्या कुछ हो रहा है, यानी कि देश की सबसे बड़ी आज की खबरें क्या है, 2 मिनट में आपको दिखाते हैं। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर आज बीआरएस की नेता के कविता दिल्ली में अनशन करेंगी। के कविता ने सभी पार्टियों से इस अनशन में शामिल होने की अपील की है। एक दिन के अनशन में सीपीएम और शिवसेना उद्धव गुट समेत 18 पार्टियों के नेता शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि अनशन में 6000 लोगों के शामिल होने की परमिशन ली गई है। महिला आरक्षण बिल साल 2010 से ही ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा आज से देश भर में मुस्लिमों को पार्टी से जोड़ने के लिए जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेगा। इस अभियान का मकसद पार्टी से मुस्लिम समाज को जोड़कर वोट पाना है। बीजेपी ने देश की 60 ऐसी लोकसभा सीटें चुनी हैं जहां मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है और उन्हीं सीटों पर इस जनसंपर्क अभियान का ज्यादा फोकस रहेगा। इस दौरान लोकसभा क्षेत्र में जगह जगह अल्पसंख्यक समुदाय की सभाएं की जाएंगी। पूरे देश में एक समान स्कूली शिक्षा प्रणाली और एक समान पाठ्यक्रम लागू करने की मांग वाली याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया है कि देश में परीक्षा लेने के लिए एक बोर्ड और एक समान पाठ्यक्रम हो, जिससे बच्चों को भी अपना भविष्य उज्जवल बनाने में मदद मिलेगी। याचिका में कहा गया है कि अलग अलग राज्य में पाठ्यक्रम अलग अलग हैं, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में बच्चे परेशान होते हैं। पाठ्यक्रम लागू करने के लिए केंद्र को आदेश देने की मांग की गई है। दिल्ली के न्यू कोंडली इलाके में अपार्टमेंट के बाहर खड़ी कार से एक शख्स का शव बरामद किया गया। कार जय अम्बे अपार्टमेंट के बाहर 3 दिन से खड़ी थी। शख्स 8 मार्च से ही घर से लापता था। बताया जा रहा है कि संतोष कुमार ने शराब के नशे में परिवार से लड़ाई की थी और घर से निकल गया था। लोगों ने कार के अंदर युवक के सोने की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने घर से चाबी मांगकर गाड़ी खोली, लेकिन अंदर बैठे शख्स की मौत हो चुकी थी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की कार ने मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बाइक सवार एक युवक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद घायल युवक को दिग्विजय सिंह अपनी कार से जीरापुर प्राथमिक उपचार केंद्र ले गए। युवक के सिर में चोट लगी है, जिसके चलते उसे भोपाल रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि हादसा बाइक के अचानक कार के सामने आने से हुआ। दिग्विजय सिंह ने युवक के इलाज में हर संभव मदद की बात कही है। तो दिल्ली में आज किस तरीके से राजनीतिक हलचल रहने वाली है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं, क्योंकि दबाव बनाने के लिए
18 राजनीतिक दलों के बड़े नेता जुड़ेंगे, क्योंकि 2024 का चुनाव है और हर किसी को अपनी राजनीतिक चमकाना है, वोटरों को लुभाना है। वैसे दिल्ली के कैबिनेट में कल 2 नए मंत्री शामिल हुए, लेकिन अब इन मंत्रियों पर भी आरोप लगने शुरू हो गए। ये कहा जा रहा है कि ये दोनों मंत्री भी भ्रष्टाचार के आरोपी हैं और जल्द ही जेल की सलाखों के पीछे नजर आएंगे। खबर क्या है इस रिपोर्ट में देख लीजिए। मैं आतिशी मांडलीना, मैं सौरभ भारद्वाज भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। 2 मंत्री जेल गए और दिल्ली सरकार में 2 नए मंत्री पदासीन हुए। राजभवन में गुरुवार को आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज और आतिशी को उपराज्यपाल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं सौरभ भारद्वाज ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा, मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार किया। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वो भी एक मुश्किल समय पर जिम्मेदारी है। पर जैसा मैंने कहा कि जब तक मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी वापस नहीं आते, तब तक इस मोर्चे को संभालना हमारी जिम्मेदारी है। वो दोनों जब जेल से छूटेंगे, और हम उम्मीद करते हैं वो जल्द से जल्द हो, तो फिर से वो दोनों ही अपनी जिम्मेदारी को संभालेंगे। सौरभ भारद्वाज को स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा अर्बन डेवलपमेंट, जल और सिंचाई विभाग भी सौरभ भारद्वाज ही संभालेंगे। बाढ़ नियंत्रण, विजिलेंस और इंडस्ट्री विभाग भी सौरभ भारद्वाज ही संभालेंगे। वहीं आतिशी के जिम्मे शिक्षा विभाग होगा। इसके अलावा PWD और महिला एवं बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी भी आतिशी को दी गई है। ऊर्जा, आर्ट एंड कल्चर के अलावा पर्यटन विभाग भी आतिशी को सौंपा गया है। सौरभ भारद्वाज मंत्री बने हैं, लेकिन बीजेपी उनका नाम भी शराब घोटाले से जोड़ रही है। कह रही है कि जल्द ही उनसे भी पूछताछ होगी। अरविंद केजरीवाल ने जिसको आज मंत्री बनाया सौरभ भारद्वाज को, यह भी शराब घोटाले का एक मुख्य आरोपी है। अरविंद केजरीवाल जी को इस बात का पता है कि शराब के लेन देन में सौरभ भारद्वाज का सीधा नाम है और जानबूझकर उसको आज बनवाया गया ताकि जब उसको EBD और CBI बुलाएगी तो फिर ये चिल्लाएंगे। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि विकास रुकने नहीं देंगे और बीजेपी कह रही है कि घोटाले होने नहीं देंगे। तो जिस घोटाले में शामिल होने का आरोप मनीष सिसोदिया पर भारतीय जनता पार्टी लगा रही थी, ईडी ने उसी मामले में उन्हें अरेस्ट कर लिया है और अरविंद केजरीवाल इस पर ये कह रहे हैं कि जानबूझकर ये सब कुछ किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि मनीष सिसोदिया को अब जमानत मिल जाती। देखिए पूरी खबर। दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में ही ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। मनीष सिसोदिया को शराब नीति में गड़बड़ी और कथित तौर पर 100 करोड़ की गड़बड़ी मामले में ईडी ने अरेस्ट किया। ईडी को इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का शक है। ईडी ने मनीष सिसोदिया से मंगलवार को करीब 6 घंटे तक पूछताछ की और आज करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद आखिरकार ईडी ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ईडी सोर्सेज का साफ तौर पर ये कहना है कि कहीं न कहीं मनीष सिसोदिया जो है वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे, जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और सवालों के जवाब से बचते नजर आ रहे थे। ईडी ने गुरुवार को तिहाड़ जेल में ही मनीष सिसोदिया से दूसरी बार पूछताछ की और सवालों के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। शराब घोटाले में 6 आरोपी पहले ही ईडी की गिरफ्त में हैं। सिसोदिया को अरेस्ट किया तो अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा खोल दिया। आरोप लगाया कि सिसोदिया की रिहाई को रोकने के लिए नया नाटक किया जा रहा है। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि मनीष को पहले CBI ने गिरफ्तार किया, CBI को कोई सबूत नहीं मिला, रेड में कोई पैसा नहीं मिला, शुक्रवार को जमानत पर सुनवाई है। मनीष छूट जाते तो आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इनका एक ही मकसद है, मनीष को हर हालत में अंदर रखना। रोज नए फर्जी मामले बनाकर जनता सब देख रही है, जनता जवाब देगी। अब आम आदमी पार्टी दिल्ली में आंदोलन करने के मूड में है। मनीष सिसोदिया की ईडी गिरफ्तारी के विरोध में आज आम आदमी पार्टी दिल्ली में जन जागरूकता अभियान चलाएगी। साथ ही बीजेपी दफ्तर का घेराव करने का भी ऐलान किया गया है। सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि बीजेपी भी इस मामले में हमलावर है और आज बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी के दफ्तर का घेराव का ऐलान किया है। तो दिल्ली में इस पूरे मामले को लेकर के आज दिन भर माहौल गर्म रहने वाला है, क्योंकि मनीष सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत को लेकर के पेशी है और इसके अलावा ईडी भी उन्हें उसी कोर्ट में अपनी कस्टडी में लेने के लिए पेश करने वाली है। अरविंद केजरीवाल लगातार भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं, जानबूझकर किए गए ये रणनीति बता रहे हैं ताकि मनीष सिसोदिया को जमानत ना मिल पाए
और इधर कांग्रेस अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रही है। खबर देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया अब ईडी की गिरफ्त में हैं और आज ईडी उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड मांगेगी। आज ही राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की बेल पर सुनवाई होनी है। सूत्रों की माने तो ईडी ने मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरेस्ट किया है। आम आदमी पार्टी इसे बीजेपी की साजिश करार दे रही है। वहीं बीजेपी कह रही है कि खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले बेनकाब हो रहे हैं। मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। दरअसल नरेंद्र मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी उनको परेशान करना चाहती है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करना चाहती है और मनीष सिसोदिया को जेल में रखना उनका मकसद है। मनीष सिसोदिया का उत्पीड़न करना उनका मकसद है। हर 4 दिन बाद आकर अपने को ये सिद्ध कर देते हैं कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं निकला, और जब पूछताछ होती है तो परत दर परत, कड़ी दर कड़ी खुलती जाती है और इनके व्हाट्सएप चैट से लेके मनी लॉन्ड्रिंग तक इनके पास अपनी बेगुनाही में कोई भी जवाब नहीं होता है। मनीष सिसोदिया को ईडी ने अरेस्ट किया तो कांग्रेस भी अपनी पीठ थपथपाने आ गई और ये कह डाला कि घोटाले के मास्टरमाइंड सिसोदिया नहीं बल्कि केजरीवाल हैं। जो कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगा रही थी कि आम आदमी पार्टी द्वारा शराब नीति ला करके इस दिल्ली को लूटने का काम किया गया है, महाभ्रष्टाचार इसमें हुआ, आज ये पूरी तरह से साबित हो रहा है। देखना ये है कि इस भ्रष्टाचार का जो मास्टरमाइंड है यानी कि दिल्ली का मुख्यमंत्री, वो कब सलाखों के पीछे जाएगा। बीआरएस वाले केसीआर की बेटी के कविता से भी इसी मामले में ईडी को पूछताछ करनी है। 11 मार्च को कविता ईडी की पूछताछ में शामिल होंगी, लेकिन बीजेपी पहले ही कह रही है कि दिल्ली और तेलंगाना की सरकारों के बीच के रिश्ते का सच सामने आएगा। जिस लेन देन में, जिस मनी लॉन्ड्रिंग में कितने हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है, उसमें मनीष सिसोदिया की भूमिका भी सामने आ गई। और यकीन मानिए, हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि तेलंगाना और दिल्ली का जो रिश्ता है, इसका पर्दाफाश जरूर होगा। इधर जांच की आंच तेलंगाना तक भी पहुंच रही है। बीजेपी का ये कहना है कि अब ये जांच जब आगे बढ़ेगी तो दिल्ली सरकार और तेलंगाना सरकार की जो साठगांठ है वो सामने आएगी। और वहीं के कविता, जिनसे कि शनिवार को पूछताछ होनी है, वो ये कह रही हैं कि जानबूझकर उन्हें डराने के लिए और तेलंगाना सरकार पर दबाव बनाने के लिए ये पूछताछ बीजेपी की तरफ से कराई जा रही है। तेलंगाना की सीएम केसीआर की बेटी के कविता दिल्ली में है। कल यानी 11 मार्च को शराब घोटाले के मामले में ईडी उनसे पूछताछ करने वाली है। उससे पहले कविता ने टाइम्स नाउ नव भारत के साथ बातचीत में आरोप लगाया कि आज देश में बीजेपी और मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने वाली पार्टियों को ईडी समेत केंद्रीय एजेंसियां टारगेट कर रही हैं। इस देश में, इस माहौल में हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो मोदी जी के अगेंस्ट बोलती है, बीजेपी के अगेंस्ट बोलती है, तो उनको टारगेट किया जा रहा है। मैं अकेली नहीं हूँ, ममता बनर्जी के साथ ले लीजिए, एसपी के साथ ले लीजिए, आप किसी भी पार्टी को किसी भी राज्य में उठा के देख लीजिए। इफ यू आर अगेंस्ट बीजेपी, you are a target of ED. If you are against BJP, you are a target of CBI. If you are against BJP, you are a target of IT. Not only political parties, जो business houses है, जो आइडियोलॉजी से डिफर करती है, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। के कविता ने साफ किया है कि वो जांच में पूरी तरह से सहयोग करेंगी। ईडी से हट के, ईडी से भागने का मेरा कोई इरादा नहीं है। चाहे वो ईडी हो, मोदी हो, कोई भी हो, सवाल हमसे करेंगे, हम जवाब दे देंगे, क्योंकि हमने कुछ गलत किया ही नहीं है। तो हमें डरने की कोई बात नहीं है, डरने वालों में से हम नहीं है। जिस शराब पॉलिसी घोटाले को लेकर के कविता से ईडी पूछताछ करने वाली है, उसी मामले में कल ही ईडी ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। तो दिल्ली में राजनीतिक माहौल आज गर्म रहने वाला है। इधर कल क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट डिप्लोमेसी देखने को मिली, जब दुनिया के 2 बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एल्बनीज ने मौजूद थे वो स्टेडियम में, और उनकी मौजूदगी में ही जो टेस्ट मैच था वो शुरू हुआ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। इसके अलावा विमेन आईपीएल में क्या अपडेट है, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं हमारे 2 मिनट के स्पोर्ट्स के सेगमेंट में। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे अहमदाबाद टेस्ट का आज दूसरा दिन है। पहले दिन खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 45 विकेट पर 255 रन बना लिए थे।
फिलहाल मैच में ऑस्ट्रेलिया मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। भारतीय गेंदबाज मैच के पहले दिन खास लय में नजर नहीं आए। इंडिया को यदि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचना है तो ये मैच जीतना बेहद जरूरी है। अहमदाबाद टेस्ट का पहला दिन ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा के नाम रहा। ख्वाजा ने पहले दिन का खेल खत्म होने से पहले शानदार शतक पूरा किया। अपना शतक पूरा करने के लिए ख्वाजा ने 15 चौके लगाए। दिन का खेल खत्म होने पर ख्वाजा 251 गेंद में 104 रन बनाकर खेल रहे थे। पहले दिन कंगारू कप्तान स्टीव स्मिथ भी लय में दिखे, लेकिन अपनी गलती की वजह से 38 रन पर जडेजा की गेंद पर बोल्ड हो गए। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे मुकाबले के पहले दिन भारतीय गेंदबाज विकेट के लिए तरसते दिखे। पहले दिन मोहम्मद शामी को 2 विकेट मिले, जबकि टर्निंग विकेट पर भी भारतीय स्पिनर छाप छोड़ने में नाकाम रहे। अश्विन को 25 ओवर गेंदबाजी करने के बाद सिर्फ 1 विकेट मिला, जबकि जडेजा को भी मैच के पहले दिन 1 विकेट से ही संतोष करना पड़ा। आज ऑस्ट्रेलियाई पारी की शुरुआत उस्मान ख्वाजा और कैमरून ग्रीन करेंगे। अहमदाबाद टेस्ट में जीत दर्ज करने के लिए आज भारतीय गेंदबाजों को दमदार प्रदर्शन करना होगा। गेंदबाजों को ऑस्ट्रेलियाई टीम को जल्द से जल्द आउट करना होगा। यदि भारत आज 100 रन के भीतर कंगारू टीम को आउट कर देता है तो बल्लेबाजों के पास वापसी का मौका रहेगा। हालांकि भारतीय बल्लेबाजों को भी दमदार खेल दिखाना होगा। रोहित शर्मा और शुभमन गिल के अलावा कोहली को भी फॉर्म में लौटना होगा। वुमेन्स आईपीएल में मुंबई इंडियंस की टीम ने लगातार तीसरी जीत दर्ज की। मुंबई इंडियंस ने अपने तीसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम 18 ओवर में सिर्फ 105 रन ही बना सकी, जिसके जवाब में मुंबई इंडियंस ने शानदार खेल दिखाते हुए महज 2 विकेट के नुकसान पर टारगेट हासिल कर लिया। मैच जीतने के लिए मुंबई इंडियंस ने सिर्फ 15 ओवर तक बल्लेबाजी की। महाराष्ट्र की, जहां पर संभाजीनगर का नाम बदलने को लेकर के सियासत गर्म है। जी हां, कल देर रात तक प्रोटेस्ट चलता रहा, जिसमें बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और ये सब कुछ ओवैसी की जो पार्टी है उनके नेता ने किया था। उनका ये साफ साफ कहना है कि किसी भी कीमत पर हम संभाजीनगर का नाम बदलने नहीं देंगे। खबर क्या है इस रिपोर्ट में देख लीजिए। प्रदर्शन हो रहा है। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर हैं। एक साथ हजारों हाथ मोबाइल टॉर्च की रोशनी दिखा रही हैं। नारेबाजी हो रही है, हंगामा हो रहा है। रात के अंधेरे में प्रदर्शन हो रहा है। ये प्रदर्शन हो रहा है महाराष्ट्र के शहर छत्रपति संभाजीनगर में, और प्रदर्शन किया जा रहा है शहर का नाम बदले जाने के कारण। केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के फैसले के बाद औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर कर दिया गया, लेकिन नाम बदलने से ओवैसी की पार्टी को परेशानी हो रही है। औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील इस प्रदर्शन की अगुवाई करते दिखे। जिनके हाथ में मोबाइल नहीं था, उनके हाथ में मोमबत्तियां थी। औरंगाबाद शहर की सड़कों पर लंबा मार्च निकाला गया और ऐलान कर दिया गया की शहर का नाम किसी भी सूरत में बदलने नहीं दिया जाएगा। सरकारला असं वाटतं की आम्ही जे निर्णय घेतलेला आहे, आता तू गप्प बस आणि मान्य कर, ते होणार नाही। आम्ही रस्त्यावर आलेले आहे आणि नक्की आमची हे प्रयत्न आहे की लोकशाही टिकवण्यासाठी लोकांचं मत महत्त्वाचं आहे। मुंबई आणि दिल्लीमध्ये बसणारे 4-6 नेत्यांचं मत आमच्यासाठी काही महत्त्वाचं नाही आहे। तुम्ही रेफरंडम घ्या, वोटिंग घ्या, लोकांना जे नाव पाहिजे असेल तर ते नाव ठेवा। ओवैसी की पार्टी का दावा है कि शहर के हर वर्ग के लोग, हिंदू हों या मुसलमान, शहर का नाम नहीं बदलने देना चाहते, सदियों की पहचान को खोना नहीं चाहते। दावा किया गया कि प्रदर्शन में भी हर धर्म के लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि शहर का नया नाम उन पर जबरदस्ती थोपा गया तो आंदोलन और तेज होगा। तो सब कुछ सियासी है, नाम बदलना भी और नाम बदलने के खिलाफ मोर्चा खोलना भी। इधर सियासत उत्तर प्रदेश के एटा में भी हो रही है, जहां एक समाजवादी पार्टी के नेता को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया तो समाजवादियों ने बवाल काट दिया। पूरी खबर इस शॉर्ट रिपोर्ट में। यूपी के एटा जेल के बाहर ये हंगामा समाजवादी पार्टी के नेता की जेल यात्रा के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव के रिश्तेदार जोगेंद्र सिंह यादव को एटा पुलिस ने मथुरा से गिरफ्तार कर लिया। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह यादव पर कुल 86 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें वो 3 मुकदमों में फरार था। जोगेंद्र के खिलाफ 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। ये समाजवादी नेता गैंगस्टर एक्ट का भी आरोपी है। पिछले दिनों इसकी प्रॉपर्टी को
गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई थी। दावा है कि बीते साल रामगोपाल यादव ने जोगेंद्र यादव के खिलाफ कार्रवाई रुकवाने की कोशिश भी की थी, लेकिन योगी राज में उनकी दाल नहीं गली। जोगेंद्र सिंह यादव के बड़े भाई रामेश्वर सिंह यादव पहले से ही जेल में बंद हैं। तो समाजवादियों ने तो ऐसे बवाल काटा जैसे किसी बेगुनाह, किसी निर्दोष शख्स को जेल भेजा गया हो। वैसे बवाल तो हरिद्वार में भी हुआ, जहां एक युवक पर तलवार से हमला कर दिया गया और ये पूरा विवाद पार्किंग को लेकर शुरू हुआ था। देखिए पूरी खबर। सीसीटीवी फुटेज में एक युवक तलवार लहराते हुए दूसरे युवक पर जानलेवा अटैक करते हुए दिखाई दे रहा है। तस्वीरें हरिद्वार के कनखल की हैं, जहां कार पार्क करने के विवाद में युवकों के दो गुटों के बीच मारपीट हो गई। होली के दिन की ये वारदात है। तलवार के हमले में एक शख्स घायल हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 10 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अंकित सैनी द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसमें मुकदमा बलवे और अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन जारी है, हमारी टीम भी बन गई है और इन लोगों के जो घर हैं और संभावित ठिकाने हैं वहाँ पे दबिश दी जा रही है। जल्द ही इनको गिरफ्तार किया जाएगा। हरिद्वार पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी है और अब उनके घरों पर दबिश दी जा रही है। तो बीच सड़क पर युवक पर तलवार से जो हमला किया गया, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसके अलावा वायरल एक लड़की की पिटाई का भी वीडियो है और इसके अलावा और क्या कुछ वायरल है आपको दिखाते हैं सिर्फ 2 मिनट के हमारे इस सेगमेंट में। नशे में एक शख्स धूत होकर बिजली के तार पर लटका हुआ है। शख्स को बचाने के लिए काफी भीड़ लगी हुई है। जैसे ही शख्स को बचाने के लिए लोग आगे बढ़ते हैं, वो तार पर झूलते हुए आगे बढ़ने लगता है। सीन बिल्कुल फिल्मी लग रहा था, लेकिन कुछ समय के लिए यहाँ पर ऐसा माहौल बन गया जिससे सबके होश उड़ गए। वायरल हुए इस वीडियो को अब तक 10 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किसी बात पर 2 लड़कों के बीच लड़ाई शुरू हो गई है। दोनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे के खून के प्यासे हों। दोनों लड़कों के हाथ में चप्पल है और एक दूसरे की जमकर चप्पलों से पिटाई कर रहे हैं। कॉलर पकड़कर जिस रफ्तार में दोनों एक दूसरे की पिटाई की है, यहाँ पर मौजूद सभी लोग इसे देखकर दंग रह गए। इस वायरल रील में आप एक बच्ची को पढ़ने की कोशिश करते देख सकते हैं, लेकिन पल भर में वो खुद को मारने लगती है। इस दौरान बैकग्राउंड में चलता है पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले वरना फेल हो जाएगा। फिर क्या बच्ची फोन निकालती है और रील्स देखने लगती है। इस वीडियो को तो 21 दिसंबर को ही पोस्ट किया गया था, लेकिन इसे अब तक 11.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। MBA चाय वाले की तर्ज पर 21 साल की इस लड़की ने बीटेक पानीपुरी के नाम से अपना स्टॉल शुरू किया है। सबसे खास बात यह है कि लड़की बुलेट बाइक पर अपनी दुकान लेकर आती है। लड़की का स्वैग लोगों को काफी पसंद आता है। इसके साथ ही लड़की अपनी दुकान चलाती है और लोगों को पानी पूरी खिलाती है। 21 साल की इस लड़की का नाम तापसी उपाध्याय है। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि एक पिंजरे के अंदर सांप उछल कूद कर रहा है, तभी एक डॉगी सांप पर टूट पड़ता है। इसे पटक पटक कर मारने की कोशिश करता है, हालांकि सांप भी पलटवार करता है। आखिर में ये डॉगी मुंह में सांप को दबोच कर भाग जाता है। इस वीडियो को 1 लाख से ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। तो देश के कुछ वायरल वीडियोस हमने आपको दिखाए, लेकिन लखनऊ में एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने पूरे मोहल्ले में डर का माहौल पैदा कर दिया है। जी हाँ, एक घर पर तकरीबन 40 उपद्रवी पहुंचते हैं और वहां पर जमकर बवाल काटते हैं। सब कुछ आपको दिखाते हैं इस शॉर्ट रिपोर्ट के जरिए। लखनऊ में दबंगों ने रात के वक्त जमकर उत्पात मचाया। हाथों में लाठी डंडे ताने बदमाश कई घंटे तक बवाल करते रहे, उपद्रव मचाते रहे। मामला बाजार खाला इलाके का है। यहाँ उपद्रवियों ने लाठी डंडे चलाए और घरों पर ईंट पत्थरों से हमला किया। सीसीटीवी में ये दबंगई कैद हो गई। तस्वीरों में दबंगों को उत्पात मचाते हुए आसानी से देखा जा सकता है। घटना में करीब 40 लड़के शामिल थे। इतनी बड़ी संख्या में एक साथ उपद्रवियों को देख स्थानीय लोगों की हिम्मत उन्हें रोकने की नहीं हुई, लेकिन वारदात के वीडियो वायरल हो रही हैं और लखनऊ पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। करीब 1 घंटे तक बदमाश भरतपुरी में बवाल करते रहे, लेकिन कोई भी पुलिसकर्मी उन्हें रोकने नहीं पहुंचा। यहां तक कि कोई भी पुलिस जीप गश्त पर नजर नहीं आई।
वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की नींद टूटी है और अब अंधेरे में उपद्रव मचा रहे लड़कों की तलाश करने का दावा किया जा रहा है। तो इतनी बड़ी संख्या में जो उपद्रवी थे वो इस घर पर क्यों पहुंचे, क्यों वहां पर हमला बोला, अभी तक पुलिस इसकी जांच कर रही है, उनके हाथ खाली है। लेकिन इधर बिहार की राजधानी पटना में भी कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि पटना में एक युवक को सरेआम गोली मार दी गई, बदमाशों ने हथियार निकाला और युवक का मर्डर उसके घर के पास ही कर दिया। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। बिहार की राजधानी पटना में बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। वारदात बाईपास थाना इलाके में हुई। वारदात को युवक के घर के करीब ही अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि मंजय अपने घर के करीब ही दोस्तों के साथ बैठा था। अचानक आए बदमाशों ने उसे गोली मार दी और फरार हो गए। वारदात धबलपुरा अखाड़े के पास हुई। गंभीर रूप से घायल मंजय को आनन फानन में इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया, जहां इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। बदमाशों ने युवक पर 3 गोलियां चलाईं और सिर में गोली लगने से युवक की मौत हो गई। पटना पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर सबूत जुटाए। पुलिस को 3 बुलेट शेल बरामद हुए हैं। उसको धवलपुरा में किसी ने आपसी तो मोमो में गोली मार दिया है, उसकी जो कि डी कर गए हैं, मृत्यु हो गई उसकी, और परिवार आदमी उसका लेकर के आया तो डॉक्टर द्वारा इसको घोषित कर दिया। युवक को गोली मारने वाले बदमाश कौन थे, इसकी पहचान नहीं हो सकी है। अब पुलिस वारदात के पीछे का मोटिव भी जानने में जुटी हुई है। परिवार से निजी दुश्मनी के बारे में पूछा जा रहा है और पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुट गई है। तो देखिए बिहार की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि नीतीश सरकार को कानून व्यवस्था पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। बिहार में एक बार फिर से जंगल राज की स्थिति बनी हुई है। इधर उत्तर प्रदेश में ना माफियाओं की शामत आई हुई है। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के गुर्गों को लगातार चुन चुनकर उन पर एक्शन हो रहा है। इधर जो उमेश पाल हत्याकांड का एक आरोपी था, उसके भाई की लाश खेत में मिली है, इस पर भी जमकर बवाल हो रहा है। पूरा अपडेट क्या है इस मामले को लेकर वो इस रिपोर्ट में देख लीजिए आप। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में गुरुवार को यूपी के कौशाम्बी से एक बड़ी खबर आई। यहाँ के अहमदपुर गांव में एक खेत में लावारिस हालत में पुलिस को एक शव मिला। शिनाख्त के बाद पता चला कि शव हत्याकांड में शामिल शूटर साबिर के भाई जाकिर का है। मृतक 8 साल तक पत्नी के कत्ल के आरोप में जेल में था और कुछ महीने पहले ही जमानत पर छूट कर निकला था। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। ग्राम मोहम्मदपुर में एक शव मिला हुआ था खेत में, जिसकी पहचान के लिए प्रयास किया गया, जिसकी बहन के द्वारा पहचान की गई है। उसका नाम जाकिर पता चला है और शव को हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जो भी पीएम रिपोर्ट में तथ्य प्राप्त होंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस बीच उमेश पाल हत्याकांड में आज प्रयागराज कोर्ट अतीक अहमद की पत्नी शाहिस्ता परवीन की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें उन्होंने अपने दोनों नाबालिग बेटों की सही जानकारी मांगी है। इससे पहले कोर्ट ने शाहिस्ता परवीन की याचिका पर पुलिस और बाल सुधार गृह से रिपोर्ट मांगी थी। इस बीच अतीक अहमद को प्रयागराज लाने की तैयारी तेज हो चुकी है। पुलिस अगले 1-2 दिनों में कोर्ट में वारंट बी के लिए अनुमति लेगी। इसके बाद अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जाएगा। हालांकि अतीक अहमद ने जेल ट्रांसफर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है। इधर हरियाणा सरकार सरपंचों का विवाद खत्म करने की पूरी तैयारी में लगी हुई है। सीएम खुद कल 2 बार सरपंचों से उन्होंने मुलाकात की और सरपंचों की मांग को ध्यान से सुना। कौन कौन सी वो मांग है सरपंचों की जो उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने रखा और साथ ही साथ सरकार का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, ये सब कुछ इस शॉर्ट रिपोर्ट में। हरियाणा में ई टेंडरिंग पर लंबे समय से चल रहा विवाद आज खत्म हो सकता है। ई टेंडरिंग पर विरोध कर रही सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बनी है। चंडीगढ़ में मीटिंग के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरपंचों की ओर से 15 से 16 डिमांड रखी गई है, जिन पर एक एक करके चर्चा की गई और ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन गई है। जितने भी विषय थे उन्होंने 15-16 डिमांड्स अपनी रखी हैं, उसमें से एक एक पर बातचीत हुई है, लंबी चर्चा हुई है, बड़े अच्छे माहौल में हुई है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है, काफ़ी चीज़ों पर सहमति बन गई। मीटिंग से पहले सरपंचों ने ऐलान कर दिया था कि अगर मुख्यमंत्री के साथ होने वाली मुलाकात के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला तो 11 मार्च को सीएम आवास का घेराव करेंगे और इसके बाद गांव में सत्ताधारी नेताओं के प्रवेश पर रोक लगाई जाएगी।
तो देश की खबरें लगातार हम आपको बता रहे हैं, लेकिन विदेशों में क्या कुछ हलचल है ये जानना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं सिर्फ 2 मिनट के हमारे सेगमेंट में अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ बड़ी खबरें। वीडियो जॉर्जिया का है, जिसमें आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में लोग संसद के बाहर हैं। इस गेट को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग कैंपस के अंदर भी घुसे और जमकर तोड़फोड़ की। बेकाबू भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने ताबड़तोड़ आंसू गैस के गोले छोड़े, पानी की बौछारें की। दरअसल इनका गुस्सा फॉरेन एजेंट बिल को लेकर बरपा है। लोगों का आरोप कि इस बिल के जरिए अभिव्यक्ति की आजादी को कुचला जा रहा है। वीडियो देखकर लग रहा है कि पूरा ग्रीस सड़कों पर उतरा है। दरअसल इनका गुस्सा भीषण रेल हादसे को लेकर बरपा, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी फिर से थेसालोनिकी की सड़कों पर उतरे। रेलवे में कम निवेश और कर्मचारियों की कमी को इस आपदा का जिम्मेदार ठहराते हुए देश भर के रेलवे कर्मचारियों ने एक दिन का काम से वॉकआउट किया। पेरू राष्ट्रपति दीना बोलुआर्टे के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। प्रेसिडेंट बोलुआर्टे को हटाने के लिए लगातार राजधानी लीमा में प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच एक बार फिर जोरदार झड़प हुई। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। पिछले 3 महीने में 48 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। बेकाबू भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को कुछ इस तरह से पानी की बौछार करनी पड़ी। वीडियो पड़ोसी देश श्रीलंका का, जहां पर एक बार फिर देश की आर्थिक हालात को लेकर लोग सड़कों पर हैं। राजधानी कोलंबो में प्रदर्शनकारियों ने श्रीलंकाई सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। आर्थिक हालात से निपटने में नाकामी का आरोप लगाया। इजरायल फिलिस्तीन में कट्टर दुश्मनी के बीच इस वीडियो ने दोनों देशों को शांति का संदेश दिया। फिलिस्तीन इजरायल को अलग करने वाली सीमा की दीवार पर शांति का पथ नाम से एक मोज़ेक तस्वीर बनाई गई। इसे बॉर्डर के दोनों ओर से देखा जा सकता है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से इजरायल और फिलिस्तीन में संघर्ष तेज हो गया है। तो फिट इंडिया की सुपर हिट बुलेटिन में कुछ और बड़ी खबरों को लेकर हम फौरन लौट रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ।